हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है अब जाने दो उसे। मुझे नकारा और बेकार पड़ी चीज़ों से चिढ़ होती है जो हमारे किसी काम नहीं आता, फिर भी हम उसे उम्मीद पर संभाले रहते हैं कि एक दिन शायद वो काम आए। और जिस दिन उसके इस्तेमाल का दिन आता है, पता चलता है कि उससे कहीं अच्छा सामान हमारे पास है। बेकार पड़ा सामान सिर्फ जगह घेरता है, दिमाग पर बोझ बनता है। बस अलमारी साफ करते हुए बड़बड़ा रहा था सोम, ये देखो पुराना ट्रांजिस्टर, ये रुकी हुई घड़ी, बिखरा सामान और उस पर कांच का भी टूटकर बिखर जाना। विचित्र सा माहौल बनता जा रहा था। सोम के मन में क्या है ये मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं सोम से क्या कहूँ जो मेरे बार बार पूछने पर भी नहीं बता रहा कि आखिर वजह क्या है। क्या रुक गया है तुम्हारा, ज़रा मुझे समझाओ ना। सोम जवाब न देकर सामान को पैर से एक तरफ धकेल कर परे करने लगा। इस सामान में किताबें भी हैं, पैर क्यों लगा रहे हो। सोम एक तरफ जा बैठा। मुझे ऐसा भी लगा कि उसे शर्म आ रही है। संस्कारों और ऊंचे विचारों का धनी है सोम। जो व्यवहार वो कर रहा है उसे उसके व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो ऐसा है ही नहीं। कल किससे मिलकर आया है जो ऐसी अनाप शनाप बातें कर रहा है। सोम ने मुझे बताया। उसे सुनकर मुझे भी धक्का लगा और बुरा भी। किसी तांत्रिक से मिलकर आया था सोम, और उसी ने समझाया था कि घर का सारा खड़ा सामान घर के बाहर फेंक दो। खड़े सामान से तुम्हारा क्या मतलब है। खड़े सामान से हमारा मतलब वो सामान है जो चल नहीं रहा, बेकार पड़ा सामान जो हमारे काम में नहीं आ रहा, वो सामान। तब तो सारा घर ही खाली करने वाला होगा। घर का सारा सामान एक साथ तो काम नहीं ना आ जाता। कोई सामान आज काम आ रहा है तो कोई कल। किताबों को पैरों से धकेल कर बाहर फेंक रहे हो। ट्रांजिस्टर में सेल डालोगे तो बजेगा ही। क्या तुमने पूरी तरह समझा कि वो तांत्रिक किस सामान की बात कर रहा था। हमारे घर का तो वास्तु भी ठीक नहीं है, सोम बोला। घर का नक्शा भी गलत है। यही विकार है जिनकी वजह से मुझे नौकरी नहीं मिल रही। मेरा जीवन ठहर गया है भाई। सोम ने असहाय नजरों से मुझे देखा। विचित्र सी बेचैनी थी उसके चेहरे पर। अब क्या घर को तोड़कर फिर से बनाना होगा। नौकरी तो पहले ही नहीं है, लाखों का जुगाड़ कहाँ से होगा। किस घर तोड़ू तांत्रिक से मिलकर आए हो जिसने ये समझा दिया कि घर भी तोड़ दो और घर का सामान भी बाहर फेंक दो। हंसी आने लगी थी मुझे। माँ और बाबूजी कुछ दिन से घर पर नहीं हैं। सोम उनका ज़्यादा लाडला है, शायद उदास हो गया हो, इसीलिए बार बार जीवन ठहर जाने का गिला कर रहा है। मैं क्या करूं समझ नहीं पा रहा था। तुम्हें नीलू से मिलने कितने दिन हो गए हैं, ज़रा फ़ोन करना उसे, बुलाना तो अभी तुम्हारा जीवन चलने लगेगा। इतना कह मैंने मोबाइल उठाकर सोम की तरफ उछाल दिया। वो भी यहाँ नहीं है, अपनी बुआ के घर गई है। मुझे सोम का बुझा सा स्वर लगा। कहीं यही कारण तो नहीं है सोम की उदासी का। क्या हो गया है मेरे भाई को, क्या करूं जो इसे लगे कि जीवन चलने लगा है। सुबह सुबह मैं छत पर टहलने गया। बरसाती में सामान के ढेर पर नज़र लग पड़ी। सहसा मेरी समझ में आ गया कि खड़ा सामान किसे कहते हैं। भागकर नीचे गया और सोम को बुला लाया। ये देख, हमारे बचपन की साइकिलें जिन्हें जंग लगी है, कभी किसी काम नहीं आने वाली। सड़े हुए लोहे के पलंग और स्टूल, पुराना गैस का चूल्हा, पुराना टीवी, पुराना टेप रिकॉर्डर और ये साइकिल में हवा भरने वाला पंप, इसे कहते हैं खड़ा सामान, जो ना आज काम आएगा ना कल। छत का इतना सुंदर कोना हमने बर्बाद कर रखा है। आंखें फैल गई सोम की। माँ और बाबूजी घर पर नहीं थे, सो बिना रोक टोक हमने घर का सारा कबाड़ बेच दिया। सामान उठा तो छत का वो कोना खाली हो गया जिसे हम साफ सुथरा कर अपने लिए छोटी सी आरामगाह बना सकते थे। नीचे रसोई में भी हमने पूरी खोज खबर ली। ऊपर वाली शेल्फ पर जला हुआ पुराना गीज़र पड़ा था। बिजली का कितना सामान जमा पड़ा था जिसका उपयोग अब कभी होने वाला नहीं था। पुरानी ट्यूबें, पुराने हीटर, पुरानी इस्त्री, हमने हर जगह से खड़ा सामान निकाला तो वो 4 दिन में घर का नक्शा बदल गया। छत को साफ कर गंदी पड़ी दीवारों पर सोम ने आसमानी पेंट पोंछ दिया। प्लास्टिक की 4 कुर्सियां लाकर रखी, बीच में गोल मेज सजा दी। छत से सुंदर छोटा सा फानूस लटका दिया
जो खुला भाग किसी की नज़र में आ सके वहां पर्दा लगा दिया, जिसे ज़रूरत पड़ने पर समेटा भी जा सके और फैलाया भी। एक हवादार कमरे का काम दे रहा है ये कोना। गर्मी के मौसम में जब उमस बढ़ने लगेगी तो यहाँ कितना आराम मिला करेगा ना। उमंग से भरकर सोम ने कहा। और बरसात में जब बारिश देखने का मन हो तो चुपचाप इसी कुर्सी पर पसर जाओ। छत की छत, कमरे का कमरा। सोम की बातों को बीच में मैं काटते हुए बोल पड़ा। और जब नीलू साथ होगी तब तो और भी मजा आ जाएगा। उससे पकोड़े बनवाकर खाने का मजा ही कुछ और होगा। मैंने नीलू का नाम लिया, इस पर सोम ने गर्दन हिला दी। सच कह रहे हो भाई, नीचे जाकर देखो, रसोई भी हल्की फुल्की हो गई है। देख लेना, जब माँ आएंगी तब उन्हें भी खुला खुला लगेगा। और अगर माँ ने कबाड़ के बारे में पूछा तो क्या कहेंगे? उस सामान में ऐसा तो कोई सामान नहीं था जिससे माँ का काम रुकेगा। कुछ काम का होता तब तो माँ को याद आएगा ना। मेरे शब्दों ने सोम को जरा सा आश्वासन क्या दिया कि वो तो चहक कर बोला, भाई क्यों ना रसोई के पुराने बर्तन भी बदल लें। वही प्लेटें, वही ग्लास, देख देख कर मन भर गया है। मेहमान आए तो एक ही रंग के बर्तन माँ ढूंढती रह जाती हैं। सोम की उदासी 2 दिन से कहीं खो सी गई थी। सारे पुराने बर्तन थैले में डालकर हम बर्तनों की दुकान पर ले गए। बेचकर थोड़े से रुपए मिले। उसमें और रुपए डालकर एक ही डिजाइन की कटोरियां, डोंगे और प्लेटें लाकर रसोई में सजा दी। हैरान थे हम दोनों भाई कि जितने रुपए हम एक पिक्चर देखने में फूंक देते हैं, उससे बस दोगुने ही रुपए लगे थे और रसोई चमचमा उठी थी। शाम कॉलेज से वापस आया तो खटखट की आवाज से पूरा घर गूंज रहा था। लपक कर पीछे बरामदे में गया। लकड़ी का बुरादा उड़ उड़कर इधर उधर फैल गया था। सोम का खाली दिमाग लकड़ी के बेकार पड़े टुकड़ों में उलझा पड़ा था। मुझे देख लापरवाही से बोला, भाई कुछ खिला दे, सुबह से भूखा हूँ। अरे 5 घंटे कॉलेज में माथा पच्ची करके मैं आया हूँ और पानी तक पूछना तो दूर, खाना भी मुझसे ही मांग रहा है। बेशरम। भाई शर्म बेशरम तो तुम जानो, मुझे तो बस ये कर लेने दो। बाबूजी का फोन आया है कि सुबह 10 बजे चल पड़ेंगे दोनों। शाम 4 बजे तक सारी काया पलट ना हुई तो हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अपनी ही मस्ती में था सोम। लकड़ी के छोटे छोटे रैक बना रहा था। उम्मीद थी रात तक पेंट आदि करके तैयार कर देगा। लकड़ी के एक टुकड़े पर आरी चलाते हुए सोम बोला, भाई माँ बाप ने इंजीनियर बनाया है, नौकरी तो मिली नहीं, ऐसे में मिस्त्री बन जाना भी क्या बुरा है। कुछ तो कर रहा हूं ना, नहीं तो खाली दिमाग शैतान का घर। मुझे उस पल सोम पर बहुत प्यार आया। सोम को नीलू से गहरा जुड़ाव है। बात बे बात वो नीलू को भी याद कर लेता। नीलू बाबूजी के स्वर्गवासी दोस्त की बेटी है जो अपने चाचा के पास रहती है। उसकी माँ नहीं थी, जिस वजह से वो अनाथ बच्ची पूरी तरह चाचा चाची पर आश्रित है। बीए पास कर चुकी है, अब आगे बीएड करना चाहती है, पर जानता हूँ ऐसा होगा नहीं। उसे कौन बीएड कराएगा? चाचा का अपना परिवार है। 4 जमातें पढ़ा दी अनाथ बच्ची को, यही क्या कम है। बहुत प्यारी बच्ची है नीलू। सोम बहुत पसंद करता है उसे। क्या बुरा है अगर वो हमारे ही घर आ जाए। बचपन से देखता आ रहा हूँ उसे। वो आती है तो घर में ठंडी हवा चलने लगती है। कड़क चाय और डबल रोटी खा खा कर मेरा तो पेट ही जल गया। सोम बोला, इस बार सोच रहा हूँ कि माँ से कहूँगा कोई पक्का इंतजाम करके घर जाएं। तुम्हारी शादी हो जाए तो कम से कम डबल रोटी से तो बच जाएंगे। सोम बड़बड़ाता जा रहा था और खाते खाते सभी रैक गहरे नीले रंग में रंगता भी जा रहा था। ये देखो, ये नीले रंग के छोटे छोटे रैक अचार की डब्बियाँ, नमक मिर्च और मसाले रखने के काम आएंगे। पता है ना नीला रंग कितना ठंडा होता है। सास बहू दोनों का पारा नीचे रहेगा तो घर में भी शांति रहेगी। सोम मुझे साफ साफ अपने मनोभाव समझा रहा था। क्या करूं मैं? कितनी जगह आवेदन दिया है, 20 जगह साक्षात्कार भी दे रखा है। सोचता हूँ जैसे ही सोम को नौकरी मिल जाएगी, नीलू को बस 5 कपड़ों में ले आएंगे। एक बार नीलू आ जाए तो वास्तव में हमारा जीवन चलने लगेगा। माँ बाबूजी को भी नीलू बहुत पसंद है। दूसरी शाम तक हमारा घर काफ़ी हल्का फुल्का हो गया था। रसोई तो बिल्कुल नई लग रही थी। बाबूजी आए तो हम गौर से उनका चेहरा पढ़ते रहे। सफ़र की थकावट थी
तो उस रात तो हम दोनों ने नमकीन चावल बनाकर दही के साथ परोस दिए। माँ रसोई में गई ही नहीं, जो कोई विस्फोट होता। सुबह माँ का स्वर घर में गूंजा, अरे ये क्या, नए बर्तन? अरे आओ ना माँ, ऊपर चलो, देखो हमने तुम्हारे आराम के लिए कितनी सुंदर जगह बनाई है। आधे घंटे में ही हमारी हफ्ते भर की मेहनत माँ ने देख ली। पहले जरा सी नाराज हुई, फिर हंसती। चलो, कबाड़ से जान छूटी, पुराना सामान किसी काम भी तो नहीं आता था। अच्छा, अब अपनी मेहनत का इनाम भी ले लो। तुम दोनों के लिए मैं लड़कियां देख आई हूँ। बरसात से पहले सोचती हूँ तुम दोनों की शादी हो जाए। दोनों के लिए क्या मतलब? क्या थोक में शादी करने वाली हो? सोम ने झट से बात काट दी। कम से कम नौकरी तो मिल जाए माँ, क्या बेकार लड़का ब्याह देंगी आप? चौंक उठा मैं। जानता हूँ सोम नीलू से कितना जुड़ा है। माँ इस सत्य पर आंखें क्यों मूंदे हैं? क्या उनकी नजरों से बेटे का मोह छिपा है? क्या माँ की अनुभवी आंखों ने सोम की नजरों को नहीं पढ़ा? मेरी छोड़ो, तुम भाई की शादी करो। कहीं जाती हो तो खाने की समस्या हो जाती है। कम से कम वो तो होगी ना जो खाना बनाकर खिलाएगी। डबल रोटी खा खा कर मेरा पेट दुखने लगता है। और सवाल रहा लड़की का, तो वो मैं पसंद कर चुका हूँ। मुझे भी पसंद है और भाई को भी। हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस जाएंगे और हाथ पकड़कर ले आएंगे। अवाक रह गया मैं। मेरे लिए किसे पसंद कर रखा है सोम ने? और ऐसी कौन है जिसे मैं भी पसंद करता हूँ? दूर दूर तक नजर दौड़ा आया मैं, कहीं कोई नजर नहीं आई। स्वभाव से संकोची हूं मैं। सोम की तरह इतना बेबाक कभी नहीं रहा जो झट से मन की बात कह दूं। क्षण भर को तो मेरे लिए जैसे सारा संसार ही मानो गौण हो गया। सोम ने जो नाम लिया, उसे सुनकर ऐसा लगा मानो किसी ने मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही निकाल ली हो। नीलू भाई को बहुत चाहती है माँ। उससे अच्छी लड़की हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकती। अनाथ बच्ची को अपना बना लो। माँ, बस तुम्हारी ही बनकर जिएगी वो। हमारे घर को नीलू ही चाहिए। आंखें खुली रह गई थी माँ की और मेरी भी। हमारे घर का वो कोना जिसे हमने इतनी सुंदर आकर्षक बनाया, वहाँ नीलू को मैंने किस रूप में सोचा था? मैंने तो उसे सोम के लिए सोचा था ना। नीलू को इतना भी अनाथ मत समझना, मैं हूं उसका। मेरा उसका खून का रिश्ता नहीं, फिर भी ऐसा कुछ है जो मुझे उससे बांधता है। वो मेरे भाई से प्रेम करती है, जिस नाते एक सम्मानजनक डोर से वो मुझे भी बांधती है। तुम्हें कैसे पता चला? मुझे तो कभी पता नहीं चला। बस चल गया था पता एक दिन, और उसी दिन मैंने उसके सिर पर हाथ रखकर ये जिम्मेदारी ले ली थी कि उसे इस घर में जरूर लाऊंगा। कभी अपने मुंह से कुछ कहा था उसने तुम दोनों को? बारी बारी से माँ ने हम दोनों का मुंह देखा। मैं सकते में था और सोम निशब्द। नीलू का ब्याह तो हो भी गया। रो पड़ी थी माँ हमें सुनाते सुनाते। उसकी बुआ ने कोई रिश्ता देख रखा था। 4 दिन हो गए। सादे से समारोह में वो अपने ससुराल चली गई। हजारों धमाके जैसे एक साथ मेरे कानों में बजे और खो गए। पीछे रह गई विचित्र सी साएं साएं, जिसमें मेरा क्या क्या खो गया समझ नहीं पा रहा हूँ। पहली बार पता चला कि कोई मुझसे प्रेम करती थी और खो भी गई। मैं तो उसे सोम के लिए इस घर में लाने का सपना देखता रहा था। एक तरह से मेरा वो सपना भी कहीं खो गया। अरे, अगर कुछ पता चल ही गया था तो कभी मुझसे कहा क्यों नहीं तुमने? माँ बोली। सोम, तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं था? पगले, वो गरीब क्या करती, कैसे अपनी जबान खोलती? प्रकृति को कोई कैसे अपनी मुट्ठी में ले सकता है भला? वक्त को कोई कैसे बांध सकता है? रेत की तरह सब सरक गया हाथ से, और हम वक्त का ही इंतजार करते रह गए। सोम अपना सिर दोनों हाथों से छिपा चीख चीख कर रोने लगा। बाबूजी भी तब तक ऊपर चले गए। सारी कथा सुन सिर पीट कर रह गए। वो रात और उसके बाद बहुत सी रातें ऐसे ही बीती हमारे घर में, जब कोई एक पल को भी सोया नहीं। माँ बाबूजी अपने अनुभव को कोसते कि क्यों वो नीलू के मन को समझ नहीं पाए। मैं भी अपने मापदंड दोहरा दोहरा कर देखता। आखिर मैंने सोम को क्यों और किस किस कोण से नहीं नापा। सब उल्टा हो गया, जिसे अब कभी सीधा नहीं किया जा सकता था। सोम एक सुबह उठा और सहसा कहने लगा, भाई, खड़े सामान की तरह क्यों ना अब खड़े भावों को भी मन से निकाल दें।
जिस तरह नया सामान लाकर पुराने को विदा किया था, उसी तरह पुराने मोह का रूप बदल क्यों ना नए मोह को पाल लिया जाए। नीलू मेरे मन से जाती नहीं। भाभी मान जिस पर ममता लुटाता रहा, क्यों ना उसे बहन मान नाता जोड़ लूं। मैं उससे मिलने उसके ससुराल जाना चाहता हूँ। अब क्यों उसे पीछे देखने को मजबूर करते हो सोम? जाने दो उसे। जो बीत गई सो बात गई। पता नहीं अब कितनी मेहनत की होगी उसने खुद को नई परिस्थिति में ढालने के लिए। कैसे कैसे भंवर आए होंगे जिनसे स्वयं को उबारा होगा। अपने मन की शांति के लिए उसे तो अशांत मत करो। अब जाने दो उसे। मन भर आया था मेरा। अगर नीलू मुझसे प्रेम करती थी तो क्या ये मेरा भी कर्तव्य नहीं बन जाता कि उसके सुख की चाह करूं? वो सब कभी ना होने दूं जो उसके सुख में बाधा डाले। रो पड़ा सोम मेरे कंधे से लगकर। खुश नसीब है सोम जो रो तो सकता है। मैं किसके पास जाकर रोऊं और कैसे बताऊं किसी को कि मैंने क्या नहीं पाया और ऐसा क्या था जो बिना पाए ही खो दिया। सिर्फ एक बार उससे मिलना चाहता हूं भाई। रूंधा स्वर था सोम का। नहीं सोम, अब जाने दो उसे। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।